स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। नाउ ये दोनों ही एक्ट आपके वेजेस से रिलेटेड हैं एंड इसके अलावा भी कुछ एक्ट्स हैं वेजेस के, वो विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर and then the code on wages, right? So in today's session we are going to discuss these two acts related to wages. This is your lecture number 6 of industrial relation and labor law. So let's begin with the session now without wasting much of the time. अगर आपको कुछ सेशन की पीपीटी चाहिए या फिर कंटेंट चाहिए जो मैं सेशन में यूज करती हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट हो in respect of examination, course, or you can say the session, you can reach me out on both these social media handle and you can collect the sessions PPT on my Telegram channel. Now, what is this Payment of Wages Act? Why it is enacted? क्या है ये Payment of Wages Act? किसकी बात करता है? क्यों इनैक्ट किया गया है? तो बेसिक सी बात, नाम ही बता रहा है कि Payment of Wages Act वेजेस के पेमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ बात कर रहा है। अब ये पर्टिकुलर एक्ट क्या कहता है कि वी हैव सीन फ्रॉम टाइम पहले से भी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत सप्रेस करते हैं। तो ये एक्ट इनैक्ट किया गया इस पर्पस से कि जो वेजेस हैं वो लेबर को टाइमली मिले, वो एम्प्लॉयज को टाइमली मिले, कोई भी आर्बिट्री तरीके से या कोई भी बेवजह फालतू में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तनख्वाह को काटे ना, डिडक्शंस ना करे। सिमिलरली कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पैसे ना काटे फाइन इम्पोज करके। तो इन सब चीजों को रेगुलाइज करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट को इनैक्ट किया गया। नाउ रेगुलेट करने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस इस पर्टिकुलर एक्ट को इनैक्ट किया गया, दैट इज योर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। एंड यहाँ पे इस पूरे एक्ट के दो इंपॉर्टेंट फोल्ड्स हैं, ये यू कैन से दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, टू रेगुलराइज और यू कैन से टू रेगुलर एंड द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ वेजेस, कि भाई टाइमली वेजेस मिले, रेगुलर वेजेस मिले, गैप नहीं होना चाहिए, एक फिक्स पीरियड होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको ये वेजेस दिए जा रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि प्रिवेंट किया जाए एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स हैंड, कि भाई वो एक्सप्लॉइट ना करे, उनके फालतू में बेवजह डिडक्शंस ना करे और उनके फालतू में फाइन इम्पोज ना करे, राइट? Prevent exploitation of wages earned by the prohibiting arbitrary fines and deductions from the wages, कि भाई फालतू में बेवजह आपके डिडक्शंस ना किए जाए वेजेस से और आप पे पेनल्टी इम्पोज ना की जाए, फाइन इम्पोज ना किया जाए फालतू में बेवजह, राइट? आर्बिट्रल तरीके से एम्प्लॉयर अपनी मन मर्जी से आपके पैसे तनख्वाह से ना काटे। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के मेनली। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, तो अगर हम डेफिनेशन में वेजेस की बात करें कि भाई वेजेस का क्या मतलब है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेजेस आप किसको कहोगे, आप वेजेस में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, तो यहाँ पे इस पूरे टर्म को डिफाइन किया गया बेहतरीन तरीके से। बताया कि वेजेस क्या है, वो सारे रेन्यूमरेशंस, चाहे वो आपकी सैलरी हो या फिर अलाउंसेस हो, ये सारे रेन्यूमरेशंस जो आप इन टर्म्स ऑफ मनी दे सकते हो, ठीक है? तो वो सारे रेन्यूमरेशन जो आपको मिल रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, तब आपको वो रेन्यूमरेशन, वो वेजेस तब मिलेंगे जब आपने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल किया है और आपको जो काम दिया गया था, आपको जिस काम के लिए आपको एम्प्लॉय किया गया था, आपने वो काम उस एम्प्लॉयमेंट में किया है, राइट? तो ये तब पेबल होता है वेजेस, तब पेबल माना जाता है जब आपने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से कंप्लाई किया है। जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में, वो आपने उसका कोई भी प्रोविजन को वायलेट नहीं किया है, कुछ भी कंट्रावेन नहीं किया है, तो आपको वेजेस मिलेंगे। और दूसरा, जब आपने वहां पे काम किया, जिस पर्पस के लिए आपको हायर किया गया था, जिस पर्पस के लिए आपको एम्प्लॉय किया गया था, अगर आपने वो किया है तो आपको ये वेजेस मिलेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज डिफाइंड हियर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट वेजेस मीन्स ऑल रेन्यूमरेशन वेदर by way of salary, allowances or otherwise expressed in terms of money or capable of being so expressed which would, if the terms of employment expressed or employed were fulfilled, अगर terms of employment fulfill होंगे, और दूसरा be payable to a person employed in respect of his employment or work done in such employment, जो आपने काम किया है, जिस employment में आपको हायर किया गया था काम करने के लिए, वो काम आपने कर दिया, terms of employment fulfill कर दिया, तो आपको ये wages मिलेंगे। और wages में सारे तरीके की remunerations आती हैं। आगे बताया इस definition में कि ये include करता है any remunerations
पेबल बाय अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि भाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है, कोई अवार्ड आया है, कोई सेटलमेंट आया है पार्टीज के बीच में, तो जो पैसा दिया जाएगा उसको भी हम क्या मानेंगे, रेन्यूमरेशंस मानेंगे। एट द सेम टाइम ये कहते हैं वो सारी रेन्यूमरेशंस इस वेजेस की डेफिनेशन में आएंगी जो पर्सन को मिली है एज अ ओवर टाइम, कि भाई उसने टाइम से ज्यादा काम किया था। मान लो 8 घंटे आपसे कहा जाता है काम करने के लिए, आपने 8 घंटे के साथ 2 घंटे और काम किया, तो ये 2 घंटे आपका क्या हुआ, ओवर टाइम हुआ। तो ये ओवर टाइम के जो पैसे मिलेंगे वो भी आपके वेजेस में काउंट किए जाएंगे। और कोई लीव हॉलीडे मिल रहा है, आपको लीव पीरियड के लिए कोई छुट्टी मिल रही है, हॉलीडे के लिए कोई पैसा मिल रहा है, तो उन सब से सारे पैसे जो भी आपको मिल रहे हैं किस में काउंट किए जाएंगे, आपके वेजेस में ही काउंट किए जाएंगे। तो अगेन वी कैन सी कि ये टर्म का बहुत वाइडर कॉनोटेशन है कि सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वेजेस में सारे तरीके की रेन्यूमरेशंस इंक्लूड करी गई हैं जो आपकी कैपेबल हैं एक्सप्रेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसके बदले आपको पैसा मिलता है। और कब मिलता है, वो कब पेबल है, तब जब आपने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल किया है और आपने जो काम आपको दिया गया था, जिस काम के लिए आप एम्प्लॉयड थे, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में वो वर्क डन आपने, वो काम आपने किया है, राइट। तो यहाँ पे की पॉइंटर्स में हम कर सकते हैं इस डेफिनेशन को, पहला कि इट मस्ट बी अ रेन्यूमरेशन होना जरूरी है, इसमें सारी तरीके की रेन्यूमरेशन आपकी इंक्लूड कर दी गई हैं। दूसरा, पेबल कब होता है, जब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका फुलफिल होता है। और तीसरा, पेबल कब होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और द वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट, की जब आपने उस एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में जो सारा जो आपको काम असाइन किया गया था वो आपने काम पूरा अच्छे से किया। नाउ ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है, ये एक्ट किस पे लागू होगा, तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बताइए इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की कि ये एप्लीकेबल होगा उस पर्सन पे जो एम्प्लॉयड है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, पहली बात। दूसरा, एप्लीकेबल होगा ये उस पर्सन पे जो एम्प्लॉयड है या जिसको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है, राइट। तो पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन एनी रेलवे बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन कॉन्ट्रैक्टर, या तो खुद डायरेक्टली आया है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, बट यहाँ पे उस पर्सन को फुलफिल करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट विद द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके टर्म्स उसको फुलफिल करना होंगे, तब उस पर ये एक्ट आपका लागू होगा। आगे ये बात एक कहता है कि जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल कर सकती है, किसी भी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ये पर्टिकुलर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी लगा सकती है। कौन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या तो पूरे एक्ट की या फिर पार्ट ऑफ द एक्ट की जो है उसको कह देगी कि भाई इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ये एक्ट अब से लागू होगा। कौन कर सकता है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है, या उस क्लास ऑफ इंडस्ट्री पे जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है उस पे भी ये एक्ट लग सकता है अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो, राइट। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे एक वेज लिमिट दे रखी है। ये कहते हैं कि जो पर्सन 24,000 रुपए पर महीने से कम कमा रहा है उसी पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ दी योर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाइज टू अ पर्सन ड्रॉइंग लेस देन 24,000 रुपीज पर मंथ। तो 24,000 से कम वाले पे ही ये एक्ट आपका एप्लीकेबल किया जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि भाई कौन पे करेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैंने अगर हायर किया है किसी को तो कौन पे करेगा, मैं ही पे करूंगी। और यही बात आपके इस एक्ट में लिख रखी है कि भाई अगर एम्प्लॉयर ने हायर किया है तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे है कि वो उसको टाइमली वेजेस दे, उसको उसकी पगार दे, राइट। तो ये बात यहाँ पे इसमें लिखी हुई है कि ये पर्टिकुलर एक्ट इम्पोज करता है एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी है किसकी, एम्प्लॉयर की, कि वो पेमेंट करे सारे वेजेस की जिस भी पर्सन को उसने हायर किया है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट। अपने एस्टैब्लिशमेंट में अगर आपने हायरिंग की है, उसको एम्प्लॉय किया है, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको टाइमली उसकी पैसे दे, उसके वेजेस दे, राइट। नाउ आगे कहता है नॉट ओनली दिस द फॉलोइंग पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। कुछ और लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं पेमेंट करने के लिए वेजेस का। वो कौन से लोग हैं, पहला, अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में जो पर्सन मैनेजर है उसकी ऑब्लिगेशन होगी कि वो सारे ही एम्प्लॉइज को, सारे ही लेबर्स को वेजेस दे, राइट। तो फैक्ट्री के केस में पर्सन जो मैनेजर है वो पे करेगा, उसकी ऑब्लिगेशन होगी। नेक्स्ट कहता है किसी इंडस्ट्रियल या अदर एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, कोई दूसरा एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर, तो उस पर्सन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाई है जो पर्सन एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल स्टडी IQ को रन कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे ऊपर एक बॉस है,
जिनको मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उनको सारी खबरें दे रही हूँ कि भाई कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैं उनका एक, ये उनका स्टडी आईक्यू है, राइट। इस स्टडी आईक्यू को मैनेज मैं कर रही हूँ, स्टडी आईक्यू को सुपरवाइज मैं कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एम्प्लॉयर को, तो मैं अपने अंडर जितने भी लोगों को हायर करती हूँ तो मेरी ऑब्लिगेशन होगी कि मैं उनको वेजेस दूं, मेरी ऑब्लिगेशन होगी कि मैं उनको वेजेस दूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ दिस स्टडी आईक्यू will be liable to pay, will have the obligation to pay the wages to the employees, right, to the laborers. अब यहाँ पे आप दोबारा इसको पढ़ो एक बार कि इंडस्ट्रियल और द अदर एस्टैब्लिशमेंट्स, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मेरे वाले एग्जाम्पल में मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ टू द एम्प्लॉयर, किसको? स्टडी आईक्यू के मालिक को, कि भाई मैं आपके स्टडी आईक्यू को कंट्रोल कर रही हूँ, सुपरवाइज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी, मेरी ऑब्लिगेशन होगी कि मैं सारे एम्प्लॉइज को वेजेस दूं। एंड दिस इज व्हाट रिटन हियर, दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और अदर एस्टैब्लिशमेंट, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री और अदर एस्टैब्लिशमेंट, वो पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन होगी कि वो वेजेस दे। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हूँ कि भाई मैं कंट्रोल और सुपरविजन कर रही हूँ स्टडी आईक्यू का, मैं उनको रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इस पर्टिकुलर केस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो है लोगों को वेजेस प्रोवाइड करूँ। इन केस ऑफ रेलवेज, इफ द एम्प्लॉयर इज द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, द पर्सन नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे के केस में एम्प्लॉयर, अगर आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से है या फिर कोई भी पर्सन जिसको वो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि भाई मेरे बिहाफ पे ये होगा, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा वेजेस देने के लिए। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, आगे देखो, फिक्सेशन ऑफ वेजेस ऑफ वेज पीरियड, ठीक है, वेजेस कह लो कि कितने टाइम के लिए आपको ये पैसे मिलेंगे। अब एक बात सबको पता है कि भाई 1 महीने के बाद तनख्वाह आती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ये पर्टिकुलर एक्ट है ये इम्पोज करता है ऑब्लिगेशन हर पर्सन पे जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, ठीक है। हर पर्सन के लिए एम्प्लॉयर की ड्यूटी है प्राइमरी, और वो सारे पर्सन, फैक्ट्री के केस में, रेलवे के केस में या अदर एस्टैब्लिशमेंट के केस में, वो सारे पर्सन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने के लिए वेजेस, उस पर्सन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाता है कि वो फिक्स करे वेज पीरियड, कि भाई आपको कितने दिनों के कितने पैसे मिलेंगे, राइट। तो वेज पीरियड फिक्स करने की ऑब्लिगेशन किसकी है? अगेन एम्प्लॉयर की है, या वो पर्सन की जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट करेगा वेजेस की, राइट। नाउ तो यहां पे कहता है बट नो सच वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि जो वेज पीरियड होगा वो किसी भी हाल में 1 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी जो सैलरी आती है वो 1 मंथ बाद आती है, राइट, या 1 मंथ की पीरियड के लिए आती है। तो वो पीरियड क्या है? आपका वेज पीरियड है, जिसके लिए आपको वेजेस मिलेंगे, जिस टाइम के लिए आपको वेजेस मिलेंगे उसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वेज पीरियड कह रहे हैं, राइट। नाउ टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम के रिस्पेक्ट में ये कहता है कि इन अवॉइड डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस, कि भाई आपको टाइमली पैसा मिले, आपको आपकी पगार टाइमली मिले, उस डिले को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर रखी है कि कब आपको आपके वेज पीरियड के वेजेस मिलेंगे। वेज पीरियड तो हमने देख लिया कि 1 महीने का होगा, उससे 1 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। अब यहाँ पे कहता है कि कितने टाइम पे उस वेज पीरियड के लिए आपको पेमेंट मिलेगा। जैसे आज मान लो फॉर एग्जांपल 1 है, तो 1 से नेक्स्ट मंथ के 1 से, 1 आज मार्च है, अप्रैल, राइट। तो 1 मंथ का ही तो ये हो गया वेज पीरियड, राइट। अब इसकी सैलरी मुझे कब मिलेगी, इसका पेमेंट मुझे कब मिलेगा, उसके बारे में भी यहाँ टाइम बता रखा है। कब मिलेगा? सबसे पहले देखो, अगर कोई रेलवे है, फैक्ट्री है या दूसरी स्टैब्लिशमेंट है जिसमें लेस देन 1000 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, जिसमें 1000 लोगों से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे। तो नेक्स्ट मंथ के 7th तक आपकी सैलरी आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 1 मार्च से 1 अप्रैल का आपका ये वेज पीरियड है, राइट, ये वेज पीरियड है। तो ये कह रहा है कि इसके बाद 7 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाएगी उस केस में जहां पे फैक्ट्री, अदर एस्टैब्लिशमेंट्स या फिर रेलवे में 1000 लोगों से कम एम्प्लॉयड है। कब तक आ जाएगी? 7th डे तक, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, राइट। ऐसे आपका वेज पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद 7 दिनों के अंदर आपकी सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अदर रेलवे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट, तो 10 दिनों के बाद आएगी, 10th डे पे आएगी, ठीक है। दूसरे केसेस में जहां पे 1000 से कम है, उस पर्टिकुलर केस में तो आएगी आपके
7वें दिन पे, राइट। और दूसरी फैक्ट्रीज या दूसरी स्टैब्लिशमेंट्स हैं या दूसरे रेलवेज हैं, उस पर्टिकुलर केस में कब आएगी? नेक्स्ट 10वें दिन के अंदर आपकी आ जाएगी, मतलब विद इन बिफोर 10 दिन आपकी सैलरी आ जाएगी। 10 दिन कंप्लीट हुए उससे पहले ही अंदर आपकी सैलरी आ जाएगी। आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेजेस पीरियड रिस्पेक्टेबल ऑफ विच द वेजेस आर पेबल, मतलब 1 मार्च से 1 अप्रैल तक आपने काम किया, तो अब ये कह रहा है कि जिस दिन से आपका काम लास्ट डे था, 1 अप्रैल आपका लास्ट डे था, तो जहां पे एम्प्लॉय 1000 से कम है वहां पे 7 दिन पे आ जाएगी, विद इन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज, विद इन 7 डेज नेक्स्ट आ जाएगी, 7 अप्रैल तक आपकी सैलरी आ जाएगी, राइट। सिमिलरली अदर एस्टैब्लिशमेंट में 10 तारीख तक आ जाएगी, तो 10 दिन के अंदर ही आपकी सैलरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे। 10 दिन नहीं निकलेगा, उससे पहले ही आपकी सैलरी आ जाएगी, या 10th डे पे ही आपकी सैलरी आपको क्रेडिट कर दी जाएगी। नाउ इन केस ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड on a dock, shaft or jetty or in a mine, the balance of wages found due on the completion of the tonnage account of the ship, wagon, loaded or unloaded, as the case may be, shall be paid before the expiry of 7th day from the date of such completion. कहता है अगर मान लो कोई ऐसा काम है जो आपको, जिसके वेजेस आपको मिलने हैं जब आप उसका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे, लोडिंग अनलोडिंग है, जब वो हो जाएगी कंप्लीट तब आपको मिलेगा, तो जिस दिन से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उस दिन के बाद से आपको 7th डे पे मिल जाएगी। जैसे मान लो आज कंप्लीट हुआ, तो आज के 7 दिनों के अंदर विद इन 7th डेज आपको जो है आपके वेजेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये टाइम सेट कर दिया है कि विद इन 7th डे सैलरी आ जानी चाहिए, विद इन 10th डे सैलरी आ जानी चाहिए, विद इन 7 डे इन केस ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ दी कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्क है, तो उस पर्टिकुलर केस में इस टाइम पे आपकी सैलरी आपको क्रेडिट कर दी जाएगी। सैलरी हमेशा वर्किंग डेज पे ही मिलेगी। तो ये कहते हैं कि ये एक्ट प्रोवाइड करता है दैट ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी पेबल ऑन दी वर्किंग डे। तो जब वर्किंग डे रहेगा तभी आपकी सैलरी आएगी। संडे अगर वर्किंग डे नहीं है तो संडे को सैलरी जनरली भी नहीं आती है, वी माइट हैव सीन इट, राइट। नाउ मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से आप पे करोगे, तो यहाँ पे कहता है करेंसी कॉइन से या करेंसी नोट से, या फिर आप उस एम्प्लॉय के बैंक में क्रेडिट कर दोगे या फिर चेक दे दोगे उसे। तो इस तरीके से आप उसको जो है उसके वेजेस प्रोवाइड करोगे, राइट। अब देखो ये पर्टिकुलर एक्ट बात किसकी बेसिकली कर रहा है कि उन पे ही ये एक्ट लागू होगा जिनकी तनख्वाह 24,000 रुपए से कम है, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन तरीके से आप पैसे दे सकते हो, इतने तारीख के अंदर आपको वेजेस देने ही देने हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हो हर चीज को रेगुलराइज किया जा रहा है ताकि जो लेबर है उसने इतना मेहनत से काम किया है उसको टाइमली पैसा मिल जाए। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस। क्या क्या लॉफुल डिडक्शंस होंगे? अगर इसके अलावा एम्प्लॉयर डिडक्शन करता है तो फिर वो आपके इलीगल डिडक्शंस माने जाएंगे और फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को, राइट। नाउ व्हाट आर दीज डिडक्शंस? तो यहाँ पे सेक्शन 7 जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का, ये प्रोवाइड करता है कि हर एम्प्लॉयर जो लाइबल है पे करने के लिए वेजेस टू दी employed person without deductions of any kind except those which are mentioned here। तो कहता है अगर इसके अलावा आपने कोई डिडक्शंस करी तो फिर वो आपकी इलीगल डिडक्शंस मानी जाएंगी। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का कि वो एलिमिनेट करना चाहते हैं इस एक्ट से सारी तरीके की avoidable delays in respect of payment of wages to the workmen and to protect them from unlawful deductions of in their payment of wages। कि भाई उनके पेमेंट से उनको पगार मिल रही है उनको किसी भी तरीके का फालतू में डिडक्शंस ना किया जाए और उनको टाइमली पैसा मिले। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, राइट। नाउ व्हाट आर दी वैलिड डिडक्शंस? कौन सी आपकी वैलिड डिडक्शंस हैं? सबसे पहले अगर आप पे कोई फाइन लगाया है, आपके ऊपर कोई फाइन लगाया है तो आपकी फाइन अगर आपकी तनख्वाह से कटी है तो वो वैलिड डिडक्शंस मानी जाएंगी। अगर आप एब्सेंट हैं ड्यूटी से, ठीक है, बिना बताए आप एब्सेंट हैं ड्यूटी से, तो अगर आपके ऊपर अगर कोई वो लगाया गया है, पेनल्टी लगाई गई है कि भाई आज आप आए नहीं तो आपकी पगार कटेगी आज के दिन की, तो वो एक वैलिड डिडक्शन है। सिमिलरली अगर आपने कोई डैमेज पहुंचाया है किसी गुड्स को या फिर किसी भी चीज को, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया है तो उसके पैसे आपकी तनख्वाह से कटेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट किया था एम्प्लॉय को, स्पेशली एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट करके किया था, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल समझो कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप ये मेरा पेन संभाल के रखना, ठीक है, और आपने संभाल के नहीं रखा और आपने इस पेन को तोड़ दिया, इसको डैमेज पहुंचा दिया, तो फिर क्या होगा? आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सिमिलरली ये बात कही गई है कि अगर एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट करके गया था कि भाई इन गुड्स का ध्यान रखना और उन गुड्स का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी तनख्वाह से उसके जो भी डैमेज हुआ है तो आपकी तनख्वाह से उसके पैसे कटेंगे एंड दैट इज अ लॉफुल डिडक्शन, राइट। हाउसिंग, अकोमोडेशन एंड एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कोई आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पैसे वो आपकी पगार से काट सकता है, आपकी सैलरी से वो काट सकता है, आपके वेजेस से काट सकता है। रिकवरी ऑफ एडवांसेस और एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट्स ऑफ द वेजेस। अब आपने पहले से ही एडवांस ले रखा है या आपने पहले से ही पेमेंट ले रखा है
एडवांस में लेके चल रहे हो आप, तो वो पैसे आपके वेजेस से काट सकते हैं, दैट इज अ लॉफुल डिडक्शंस, राइट। रिकवरी ऑफ लोन मेड फ्रॉम दी एनी फंड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर। अब कोई फंड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वेलफेयर के लिए, लेबर के वेलफेयर के लिए, तो उस लोन की रिकवरी के लिए पैसा काटा जा सकता है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है प्रोविडेंट फंड को, तो वो पैसा कटेगा आपकी तनख्वाह से, आपकी वेजेस से, वो आपका वैलिड डिडक्शंस माना जाएगा। कोई इनकम टैक्स पे करना है, वो वैलिड डिडक्शंस में आता है, ठीक है। पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर कोई पेमेंट करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो अप्रूव्ड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो वो एक वैलिड डिडक्शन है। डिडक्शन किया गया है made within the written authorization of the employee for the payment of any premium of life insurance policy। तो अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसके पैसे जो कटेंगे, जिसमें आपने रिटर्न में एग्री किया है कि हाँ मेरी तनख्वाह से काट लो, तो वो एक वैलिड डिडक्शंस माने जाएंगे। तो जब यहाँ पे ये सारी डिडक्शंस करेंगे, तो ये आपके इलीगल डिडक्शंस नहीं होंगे एम्प्लॉयर के एंड पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई भी डिडक्शंस होता है तो वो इलीगल माना जाता है, दैट इज नॉट अ वैलिड डिडक्शंस, राइट। नाउ अथॉरिटीज कौन सी है इस एक्ट में, तो यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट आएंगे कि भाई मुझे टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है, या मुझे मेरा वेज पीरियड फिक्स नहीं किया, या मुझे पेमेंट उस हिसाब से नहीं मिला, या मेरे को टाइम के अंदर पेमेंट नहीं आया, या फिर मेरा इलीगल तरीके से डिडक्शन हुआ है, वो जो डिडक्शंस हैं वो उस लिस्ट में नहीं फॉल करता, तो अगर इन सारी चीजों के मसले होंगे, इन सारी चीजों के जो क्लेम्स और डिस्प्यूट्स होंगे, वो कौन सुनेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में बता रखा है कि इस एक्ट में अथॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। और वो अथॉरिटीज क्या कहती हैं, किसको एम्पावर करती हैं, वो अथॉरिटीज एम्पावर करती हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट करे किसी अथॉरिटी को बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में तुम सारे डिस्प्यूट को सुनोगे और फिर डिसाइड करोगे जो भी क्लेम्स आ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, या अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शंस, या डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस। तो एक अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगा कि सारे मसलों को तुम डिसाइड करोगे, तुम सारे उस विद इन द एरिया, जिस भी एरिया में उसको अपॉइंट किया गया है, उस एरिया के सारे जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं आपके डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, डिडक्शंस, उसके सारे मसले आप सुनोगे। कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। नाउ यहाँ पे कहता है कि किसको अपॉइंट करेगा, हु मे बी अपॉइंटेड। तो यहाँ पे कह रहा है सेक्शन 15 में दैट पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट, तो कोई भी लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन सारे डिस्प्यूट को सुन सकता है, इन सारे क्लेम्स को सुन सकता है, डिसाइड कर सकता है, ठीक है। या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो हो सकता है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और सेटल करेगा किस तरीके से, जिस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ा, सेम मैकेनिज्म से वो डिसाइड करेगा इस केस को, राइट। कोई भी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वो यहाँ पे इन सारे डिस्प्यूट को सुन सकता है और डिसाइड कर सकता है। सिमिलरली कोई दूसरा ऑफिसर जिसके पास एक्सपीरियंस है सिविल कोर्ट के जज का, वो भी यहाँ पे इन डिस्प्यूट्स को सुन सकता है और डिसाइड कर सकता है। तो ये लोग जो है अपॉइंट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में। एप्लीकेशन कौन लगाएगा, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो पर्सन एग्रीव्ड, जिसकी तनख्वाह कटी है, वो लगा सकता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक लिस्ट बता दी है कि कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है उन सामने अथॉरिटीज के आगे, कि भाई हमारे जो है डिडक्शंस इलीगल हुए हैं या हमें पेमेंट टाइम से नहीं मिला, इसकी एप्लीकेशन कौन लगाएगा, किसके आगे लगाएगा, उस अथॉरिटी के आगे जो अथॉरिटीज हमने अभी देखी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट के, या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के, या फिर आपका कमिश्नर कोई वर्कमैन कंपनसेशन का, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसके पास एक्सपीरियंस है सिविल जज का, वो सुन सकता है, राइट। नाउ इन तीनों लोगों को अपॉइंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। अब एप्लीकेशन कौन लगा रहा है, एक बार देखो, कोई भी एम्प्लॉय कंसर्न जिसके वेजेस कटे हैं, कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर लगा सकता है एप्लीकेशन, कोई भी ऑफिशियल ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कोई ट्रेड यूनियन का ऑफिशियल, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का ऑफिशियल पर्सन लगा सकता है, कोई भी ऑफिस बेरियर हो गया है, कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो उसका है अथॉरिटी में, जो कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो ट्रेड यूनियन का एप्लीकेशन लगा सकता है, कोई इंस्पेक्टर एप्लीकेशन लगा सकता है, और कोई भी पर्सन विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी जो उस क्लेम को सुन रही है, उस अथॉरिटी से परमिशन लेके वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है कि भाई गलत तरीके से वेजेस डिडक्ट किए गए हैं, या फिर मुझे टाइमली वेजेस नहीं दिए गए हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में ये सारे लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कितने टाइम में आपकी जो ये एप्लीकेशन लगाई है आपने अथॉरिटी के सामने, वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी, कितने टाइम में ये एप्लीकेशन आपकी का सुनवाई हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है द टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द क्लेम इज 3 months। कितने टाइम में, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लेम। आज आपने एप्लीकेशन लगाई, वहां पे अथॉरिटी के सामने अपने क्लेम को रजिस्टर कराया, उस दिन से 3 महीने के अंदर आपके इस पूरे केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। हाउएवर द सेड पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड इफ द बोथ पार्टीज एग्रीड। तो ये पीरियड आपका एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अगर दोनों पार्टी एग्री कर रही हैं तो ये इस टाइम पीरियड को आपका एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट पेनल्टीज, पेनल्टीज के रिस्पेक्ट में क्या कहता है कि अगर आपने ये एक्ट किया, जैसे कि आपने वेजेस नहीं पे किए टाइम पे,
या आपने अनजस्टिफाइड डिडक्शंस किए हैं, इलीगल डिडक्शंस किए हैं, या फिर एक्सेसिव जस्टिफिकेशन फॉर इनकम्प्लीशन ऑफ ऑब्लिगेशन, कि भाई आपके ऊपर ये ड्यूटी थी, आपने वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, राइट? या फिर एक्सेसिव जस्टिफिकेशन फॉर इंजरी और बिजनेस कोलैप्स, या फिर रीजनिंग इन एक्सेसेस फॉर द सेटलिंग ऑफ द हाउस आउट ऑफ जेनरसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो अगर ऐसा कुछ भी किया आपने तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, जो मिनिमम 1000 रुपए का होगा और मैक्सिमम 7500 रुपीज का। जो मिनिमम आपका 1000 रुपीज का होगा और मैक्सिमम आपका 75,000 रुपीज का आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इन द अनलाइकली इवेंट दैट द वेजेस इज पेड लॉन्गर देन 1 मंथ, राइट? या फिर आपको 1 महीने से ज्यादा हो गया, पेमेंट की वेजेस नहीं मिली, मतलब पेमेंट नहीं हुई वेजेस की, राइट? फेलियर टू पे सैलरी ऑन द बिजनेस डे पे, वर्किंग डे पे आपने उसको सैलरी नहीं प्रोवाइड करी। जो मोड्स हैं कि करंट करेंसी में देने हैं या फिर जो कॉइन्स में देने हैं, उस तरीके से आपने पे नहीं किया, वो उस मोड्स को फॉलो नहीं किया, या आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, या फिर इनेबिलिटी टू मेंटेन अ रिकॉर्ड। अब इस पर्टिकुलर एक्ट में एक बेसिक सी बात भी कह रही है कि एम्प्लॉयर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो रजिस्टर आपने मेंटेन नहीं किया। या फिर इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ फाइन दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज, या जो फाइन एम्प्लॉयर ने कलेक्ट किया था एम्प्लॉय से, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। या फिर इफ द एम्प्लॉय डज नॉट डिस्प्ले द एडिटेड कॉम्पोजिशन ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड, या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर से कहा गया था कि आप डिडक्शंस आप जो है ये अपने एक्ट के बारे में इसकी नोटिफिकेशन जो है लगाओ, वहां पर डिस्प्ले करो, आपने डिस्प्ले नहीं करी, तो उस पर्टिकुलर केस में कितना फाइन लगाया जाएगा? 3000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो इन सारे केसेस में आप पे 3000 रुपए का फाइन इम्पोज किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्टडी आईक्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको ईपीएफओ का क्रैश कोर्स, जहां पे आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं कम टाइम में। तो इस ईपीएफओ के क्रैश कोर्स में नॉन जीए सब्जेक्ट्स पे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वहां पे लाइव डाउट्स अपने सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आपका क्रैश कोर्स है, ये ईओ एओ एग्जामिनेशन के लिए और एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट है। द रीजन बीइंग, यहाँ पे दोनों ही पोस्ट के लिए सारा ही मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है। जीएस आपको ऑब्वियसली तैयारी होगा, आई प्रिज्यूम इट, क्योंकि यूपीएससी का बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, दे चुके होंगे बाय द टाइम। तो यहाँ पे जीएस वाला पार्ट आपका तैयार होगा। द ओनली थिंग इज दैट इज योर नॉन जीएस सब्जेक्ट लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, अकाउंटिंग्स हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कुछ रहते हैं नॉन जीएस पार्ट वाले, वो आप कवर अप कर सकते हैं सिर्फ लिमिटेड टाइम में इस क्रैश कोर्स से। तो अभी मैं इस क्रैश कोर्स में आपको लेबर लॉ पढ़ा रही हूँ डिटेल में, सारे एक्ट्स, वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, उन सारी चीजों को कवर अप हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स में यूज करके प्रोमो कोड श्री लाइव। तो सिर्फ इसी प्रोमो कोड से आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपको ये क्रैश कोर्स पड़ेगा जैसे ही आप ये प्रोमो कोड यूज करेंगे सिर्फ 3999 रुपए में। तो आप जो है जल्दी से जाके अपने आप को एनरोल करें। अगर आप एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, कम टाइम में कंप्रिहेंसिव तरीके से अपने सिलेबस को कवर अप करना चाहते हैं, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ टू दिस स्टडी आईक्यू UPSC EPFO crash course where you can just complete your syllabus in just short span of time, right? So I am teaching here industrial and relation law, industrial labor law, जो भी आपका ये पूरा एक्ट, सारे कोड सब कुछ कवर अप कर रही हूँ मैं यहाँ पे। And do not forget to use श्री लाइव फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट? चलो, नाउ इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट की बात करें तो इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट बेसिकली क्या बात कर रहा है, टाइटल से ही हमें समझ में आ रहा है एक्ट के कि ये कहता है कि इक्वल रेन्यूमरेशन होना चाहिए वुमेन के लिए भी और मेन के लिए भी। अब इस पूरे एक्ट का पर्पस ये है कि अगर वुमेन और मेन एक तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं भी गड्ढा खोद रही हूँ, आप भी गड्ढा खोद रहे हो, तो मैं फीमेल हूँ और एक मेल है, तो दोनों को गड्ढे खोदने के इक्वल पैसे मिलने चाहिए, राइट? तो ये इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट बेसिकली इसी की बात करता है और ये आपके आर्टिकल 39 क्लॉज डी को इफेक्ट देने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट आया, राइट? तो इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट वाज पास टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which envisages that the state shall direct its policy among other things towards securing that there is equal pay for equal work for both men
एंड वुमेन, कि भाई इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, दोनों लोगों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी इक्वल रेन्यूमरेशन होनी चाहिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का एक बार देख लेते हैं कि क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले ये कहता है कि भाई पेमेंट जो हो रहा है वर्क का, जो आपको तनख्वाह मिल रही है, वो जो रेन्यूमरेशंस मिल रही है वो इक्वल होनी चाहिए मेन को भी और वुमेन वर्कर्स को भी, राइट, फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो सिमिलर नेचर का है, तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों को ही इक्वल रेन्यूमरेशंस मिलनी चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट द वुमेन वर्कर्स वुमेन एम्प्लॉयज, कि भाई वुमेन एम्प्लॉयज के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उससे प्रिवेंट करता है ये पर्टिकुलर एक्ट कि भाई जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल शी इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए इस एक्ट के हिसाब से। इसका बेसिक पर्पस है यहाँ पे व्हाइल मेकिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो ये कहते हैं बेसिकली कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो सेक्स के बेसिस पे, जस्ट बिकॉज वो वुमेन है। तो अगर आप मान लो हायरिंग कर रहे हो, मैं अगर एम्प्लॉयर हूँ या कोई मेल एम्प्लॉयर है वो हायरिंग कर रहा है, तो वो सिर्फ इसके बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे। अगर वो सेम वर्क के लिए मेन को रख रहा है तो वो वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी दे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे इन एनी कंडीशंस ऑफ सर्विस सब्सिक्वेंट टू द रिक्वायरमेंट। अभी कहता है कि रिक्वायरमेंट हो गई, इसके बाद भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेन और वुमेन को। अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में उनके आपस में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इक्वल ही रेन्यूमरेशन प्रोवाइड करनी चाहिए मेल और वुमेन को। Now we'll be discussing each and everything in respect of this particular act. क्या कहता है यहाँ पे? According to the act, the term remuneration means the basic wage और दी सैलरी। अब यहाँ पे रेन्यूमरेशन की क्या मतलब बताया इस पर्टिकुलर एक्ट में? ये कहते हैं कि बेसिक वेज या सैलरी और एनी एडिशनल एमोलुमेंट्स whatsoever payable either in cash or in kind to the person employed in respect of the employment or the work done in such employment and if the terms of employment is fulfilled, जो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड है। सेम डेफिनेशन है जैसा अभी हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में पढ़ी वेजेस की, उसी के सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे लिख दिया है कि सारे एडिशनल इन्वॉल्वमेंट्स आपको मिलेंगे, इन्वॉल्वमेंट्स में आपको मिलेंगे, और साथ में सैलरी, वेजेस, बेसिक वेज, ये सब आपका रेन्यूमरेशन की कैटेगरी में आता है एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट। क्लियर? उसको मिलेगा, किस पर्सन को मिलेगा? जिसने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल किया है और जिसने काम किया उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में जिसके लिए उसको हायर किया है, और वो पेबल है आइदर इन कैश और इन काइंड। नाउ कैश और काइंड में कुछ कहीं जगहों पे क्या होता है, कुछ कस्टम्स होते हैं कि हम आपको जो है, आप काम करो, हम आपको कुछ कमोडिटीज दे देते हैं, हम आपको कुछ चीजें दे देते हैं, जैसे कोई गेहूं दे रहा है या कोई कुछ भी कमोडिटी दे रहे हैं, राइट। आपकी सर्विस के बदले आपको कमोडिटी मिल रही है, कैश नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कैश में एक्सप्रेस पेबल हो या फिर वो काइंड में पेबल हो, वो उन सबको क्या कहा जा रहा है? रेन्यूमरेशन कहा जा रहा है इस एक्ट के पर्पस के लिए, ठीक है। नाउ what do you mean by same work or work of similar nature? Now this is important कि same work क्या है और work of similar nature क्या है। Now इसको एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, कोई मेल फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सेम वर्क हो गया कि भाई मैं भी पढ़ा रही हूँ, वो भी पढ़ा रहे हैं, राइट, दोनों ही टीचिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो गया आपका वर्क ऑफ सेम नेचर। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल यू आर नॉट सपोज टू टीच या वी विल नॉट हायर यू। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। नाउ सी द वर्क सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर मीन्स वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आर हियर। वो 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं? दैट इज योर स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सेम। तो जिस भी काम में स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके एफर्ट्स सेम है, जिस भी काम में, उसको आप क्या कहोगे? सेम वर्क कहोगे, राइट। तो जहां पे मेन को भी और फीमेल को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, इक्वल स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो वहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वहां पे आपको इक्वल रेन्यूमरेशन देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक एस्टैब्लिशमेंट है ये, एक एस्टैब्लिशमेंट है ये, यहाँ पे आप फीमेल को तो दे रहे हो कितने रुपए? सिर्फ 8,000 रुपए, और यहाँ पे इसको दे रहे हो सिर्फ 10,000 रुपए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। काम, स्किल्स दोनों काम में इक्वली रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है, एफर्ट्स इक्वली दे आर पुटिंग इन, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दिस इज प्रोहिबिटेड
अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट कि भाई उसको आप 8,000 रुपए देके डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। या बाद में कि भाई अभी तो मान लो 10-10 हजार रुपए दोनों को हायरिंग कर ली, बाद में जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल आपने उसके पैसे रिड्यूस कर दिए। रिक्रूटमेंट के बाद में भी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसके जो रेन्यूमरेशन है उनको कम नहीं कर सकते, राइट। नाउ व्हेन परफॉर्म्ड अंडर अ सिमिलर वर्किंग कंडीशन, अभी दोनों सिमिलर वर्किंग कंडीशन में अगर परफॉर्म कर रहे हैं, सेम स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एफर्ट्स रिक्वायर्ड है सेम वर्किंग कंडीशन में बाय मेन और अ वुमेन, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेम वर्क कहेंगे। नाउ आगे कहता है एक चीज दैट एंड द डिफरेंसेस इफ एनी बिटवीन द स्किल एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड ऑफ अ मैन एंड दोज रिक्वायर्ड ऑफ अ वुमेन आर नॉट of a practical importance in relation to the terms of condition of the employment। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि जो ये डिफरेंसेस अगर कोई है भी, मान लो थोड़े डिफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ योर स्किल्स एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट वो डिफरेंसेस अगर कुछ मेजर डिफरेंस नहीं दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है उनका उस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, उसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज से, ना कोई रिलेशन है उस चीज से, तो उस पर्टिकुलर चीज को आप डिफरेंस नहीं मानोगे, उसको आप सेम वर्क ही मानोगे या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर ही मानोगे, राइट। तो जहां पे थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर स्किल्स, वर्क, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपके एफर्ट्स में स्लाइट डिफरेंस है, बट उस डिफरेंस का कुछ भी लेना देना नहीं है उस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, वो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का ही नहीं है उसके लिए, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में वो आप डिफरेंस नहीं मानोगे एंड यू विल कंसीडर इट एज द सेम वर्क। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक बार कि यहाँ पे बता रखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ योर ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेन्यूमरेशन ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। ये ड्यूटी किसकी है, एम्प्लॉयर के, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो सेम वर्क पे अगर हायरिंग कर रहा है मेल और फीमेल की, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वो ना करे, राइट। यहाँ पे कहता है नो एम्प्लॉयर शैल पे टू एनी वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम in an establishment or employment remunerations whether payable in cash or in kind at rate less favorable than those at which the remuneration is paid by him to the worker of the opposite sex in such establishment or employment for performing the same work or of work of similar nature। यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी भी सेम, अब यहाँ पे देखो वुमेन वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे सेम अपोजिट सेक्स यूज किया है, राइट, अपोजिट सेक्स यूज किया है। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा एम्प्लॉयर नहीं कर सकता कि वो वुमेन को हायर कर रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है मेन को, मेन की रेन्यूमरेशंस को कम कर रहा है, या फिर अगर वो मेन को हायर कर रहा है तो वुमेन की रेन्यूमरेशंस को कम कर रहा है, तो ऐसा एम्प्लॉयर नहीं कर सकता। मतलब आप किसी को भी लेस फेवरेबल चीजें रेट पे नहीं हायर करोगे, राइट। तो सिंपल सी बेसिक सी बात है, यहाँ पे अपोजिट सेक्स में इंक्लूड कर दिया है मेल और फीमेल दोनों को, तो जो एम्प्लॉयर है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सेक्स के बेसिस पे, और ऐसा नहीं रखेगा कि भाई जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल उसको ज्यादा सैलरी दे दी, जस्ट बिकॉज शी इज अ मेल उसको ज्यादा सैलरी दे दी, तो इस तरीके से एम्प्लॉयर नहीं कर सकता। और साथ में कहता है that no employer shall for the purpose of complying the provision of this reduce the rate of remuneration of any worker, और ना ही employer hiring करने के बाद, employment देने के बाद उसके remuneration को reduce कर सकता है बस इस वजह से। क्लियर। अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वो रिड्यूस नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट कहता है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयर को, ये पर्टिकुलर एक्ट सेक्शन 5 दैट द एम्प्लॉयर मे टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, कि अब यहाँ पे स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है अगेंस्ट द वुमेन। प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने देखा कि वो बात कर रहा था कि अपोजिट सेक्स में वो कुछ नहीं कर सकता, कोई फेवरेबल लेस फेवरेबल एक्ट नहीं कर सकता, राइट। बट यहाँ पे सेक्शन में क्या कहता है, सेक्शन में कह रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे अगेंस्ट द वुमेन, राइट, वुमेन वर्कर। Now, while making the recruitment for the same work or work of similar nature or in any condition of service subsequent to the recruitment, such promotions such as promotions or trainings as transfer, except where the employment of the woman in such work is prohibited or restricted or restricted under any law for the time being in force। कहता है कि एम्प्लॉयर जो है वो किसी भी हाल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर में अगेंस्ट द वुमेन, ना ही उसको बाद में हायरिंग करने के बाद कि आप उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हो जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन, या आप उसको ट्रेनिंग पे नहीं भेज रहे हो जिसका ट्रांसफर, तो इस तरीके के एक्ट्स आप नहीं करोगे सब्सिक्वेंट टू द रिक्रूटमेंट। आपने हायरिंग करने के बाद आप इस तरीके का एक्ट नहीं कर सकते, आप वुमेन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। एट द सेम टाइम यहाँ पे कहता है एक्सेप्ट दोज थिंग्स जो रिस्ट्रिक्टेड है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वुमेन्स को माइनिंग में बहुत, जहाँ पे डीप डगिंग करनी है, बहुत ज्यादा गड्ढा खोदना है, बहुत अंदर जाके खोदना है, तो वहां पे वुमेन का अलाउड ही नहीं है, तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में रिस्ट्रिक्शन ही है वुमेन की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आपका फॉल नहीं करेगा। एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेशन में फॉल नहीं करेंगी वो सारी चीजें आपकी
जहाँ पे कोई प्रायर रिजर्वेशंस दे रखा है आपने किसी कैटेगरी ऑफ लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रायर प्रायोरिटी दे रखी है या फिर प्रायर रिजर्वेशन दे रखा है आपने शेड्यूल कास्ट को या शेड्यूल ट्राइब को या एक्स सर्विसमैन को या फिर रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज को या फिर किसी भी दूसरी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को या कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को इन द मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन एंड द एस्टैब्लिशमेंट और द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपने पहले से ही कोई प्रायर रिजर्वेशंस बना रखे हैं, प्रायोरिटी दे रखी है, रिट्रेंच एम्प्लॉइज को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वहां पे एम्प्लॉय वुमेन एम्प्लॉय नहीं कह सकती कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन में फॉल नहीं करेगा। ये नहीं माना जाएगा कि भाई वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज एक कैटेगरी बना दी गई है, तो उस केस में उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। नाउ देयर इज एन एडवाइजरी कमिटी, यहाँ पे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन, कि वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज की जाए, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक एडवाइजरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। अब इस एडवाइजरी कमिटी में कौन लोग होंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट बताएगी कि भाई ये फॉलोइंग पर्सन विल बी दी अथॉरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवाइजरी कमिटी। अब इस एडवाइजरी कमिटी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसा भी गवर्नमेंट को ठीक लगे वो बना देंगे नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में एक एडवाइजरी कमिटी इस पर्पस के लिए। नाउ एवरी कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 10%, मिनिमम 10 लोग होंगे जिसमें से आधे लोग वुमेन होने चाहिए। आधी इसमें जो जितनी 10 मेंबर्स में से आधे मेंबर्स आपके 1/2 मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, राइट। तो नॉट लेस देन 10, मिनिमम 10 तो होने ही चाहिए, ठीक है। और नॉट हाफ लगभग जो है वुमेन होनी चाहिए, ऑफ विच हाफ शैल बी वुमेन, इसमें से 10 में से आधी तो वुमेन्स हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग एंड हेयरिंग द क्लेम्स। कौन इनके मसलों को सुनेगा अगर मान लो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है से अपोजिट सेक्स में, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अगेंस्ट द वुमेन, या फिर हायरिंग करने के बाद उनकी तनख्वाह काट ली, तो कौन सी अथॉरिटी सुनेगी। तो यहाँ कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर देगी ऑफिसर्स को, वो ऑफिसर जिसकी रैंक लेबर कोड से नीचे नहीं है, लेबर ऑफिसर से नीचे नहीं है, राइट। तो उस पर्सन को ये अपॉइंट कर देगी। अब यहाँ कहता है दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उस ऑफिसर को जिसकी रैंक लेबर ऑफिसर से नीचे नहीं है, as it think fixed fit to be the authorities for the purpose of hearing and deciding the claims, कि भाई ये पर्पस, ये अथॉरिटी जो है ठीक है, ये डिसाइड कर सकती है और हेयर कर सकती है, सुन सकती है सारे मसलों को, तो इस पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा, इस ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। बट उस ऑफिसर की रैंक जो है लेबर ऑफिसर से कम की नहीं होनी चाहिए, राइट। तो कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू कंट्रोवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन, कि भाई इस प्रोविजन को, इस एक्ट के इस प्रोविजन को वायलेट किया है, ऐसी कोई कंप्लेंट आई है, या फिर कोई क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एट इक्वल रेट, कि भाई इक्वल रेट पे मुझे वेजेस नहीं मिल रहे हैं, मेन को वही काम कर रहा है, वही स्किल्स, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही एफर्ट्स लगा के उसको उतने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वुमेन को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी कंप्लेंट आती है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर अथॉरिटी जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है वो इस डिसाइड कर देगा इन क्लेम्स को। क्लियर। प्रोसीजर क्या है फाइल करने का, तो प्रिस्क्राइब मैनर में कंप्लेंट फाइल करी जाएगी जैसे बता रखा है। फंक्शन एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द अथॉरिटीज फॉर हियरिंग द क्लेम्स एंड द कंप्लेंट्स, एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइज with the two or more workers are of same nature or similar nature, it shall be decided by the authority appointed under subsection 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लो अगर ये डिस्प्यूट आता है कोर्ट के सामने या अथॉरिटी के सामने कि वर्क सेम वर्क है या नहीं है, या सिमिलर नेचर का वर्क है या नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो अथॉरिटी है, जो जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया, जिसकी रैंक लेबर ऑफिसर से कम की नहीं है, वो पर्सन इस क्लेम को डिसाइड करेगा। और जहां पे कंप्लेंट या क्लेम बनाई गई है अथॉरिटी द्वारा, आफ्टर गिविंग द एप्लीकेंट एंड द एम्प्लॉयर द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे कंप्लेंट या कोई क्लेम किया गया है, ठीक है, अथॉरिटी के सामने, जो सबसेक्शन 1 में, मतलब जो भी हमने देखा कि बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर जो भी अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी, बिलो द रैंक नहीं हो सकती लेबर ऑफिसर के, राइट। तो वो अथॉरिटी जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है वो डिसाइड करेगी, और वो जब डिसाइड करेगी इन क्लेम्स को और इन डिस्प्यूट्स को, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, और उसके बाद इंक्वायरी करके डिसाइड करेगी उस पूरे मैटर को, राइट। नाउ इन केस द क्लेम इज अराइजिंग आउट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एट इक्वल रेट, अगर मान लो ऐसा मसला है, ऐसा डिस्प्यूट है कि इक्वल रेट पे मुझे पैसे नहीं मिले और डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा वर्कर को ऑफ द अमाउंट एक्चुअली पेड, तो उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। और साथ में कंपनसेशन देने के लिए भी ये अथॉरिटी कह सकती है एम्प्लॉयर को कि भाई वो कंपनसेशन पे करे। एंड इन केस ऑफ कंप्लेंट द एडुकेट स्टेप टू बी टेकन बाय द एम्प्लॉयर टू इंश्योर दैट नो कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और अगर मान लो उसने इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को वायलेट किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में
एम्प्लॉयर से कहा जाएगा कि भाई आप अब जो है इस अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेकर वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि भाई अब इस एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर द्वारा, राइट। अपील के रिस्पेक्ट में ही कहता है कि अगर मान लो जो अथॉरिटी है जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, जिसकी रैंक लेबर ऑफिसर से कम की नहीं होनी चाहिए, वो पर्सन के डिसीजन से अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, वो खुश नहीं है, नाखुश है उसके डिसीजन से, तो वो अपर हायर अथॉरिटी को जाकर अपील कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30 दिनों के अंदर आपको अपील करनी होगी अथॉरिटी को, जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी इस बिहाफ में, जिसके सामने अपील लाई करेगी। मतलब एक हायर अथॉरिटी जिसके सामने अपील लाई करेगी, और वो हायर अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 30 दिनों के अंदर आपको अपील फाइल कर देनी है, राइट। सो ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर अपील। पेनल्टीज की बात करें अगर हम, तो पेनल्टीज क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी? तो ये कहता है कि अगर मान लो आप मेंटेन नहीं कर रहे हो रजिस्टर या डॉक्यूमेंट जो आपसे कहा गया है मेंटेन करने को, एम्प्लॉयर से कहा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, या फिर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो रजिस्टर, आपसे मांगा कि भाई ये रजिस्टर देना, या वर्कर के रिस्पेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, कोई डॉक्यूमेंट मांगी, वो आप नहीं दे पाए, एम्प्लॉयर नहीं दे पाया, राइट। या फिर वो रिफ्यूज कर रहा है कोई भी एविडेंस देने को, कोई भी एविडेंस उससे पूछा जा रहा है या मना कर दे रहा है कि मैं एविडेंस नहीं दूंगा उस पर्टिकुलर केस में, या वो रिफ्यूज कर रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो फिर इन सारे केस में एम्प्लॉयर को सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जाएगी फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month and which may extend to, and the fine which may extend to 10,000 rupees। तो 1 महीने की जेल की हवा और 10,000 रुपए तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या फिर दोनों इम्पोज कर दिया जाएगा अगर उसने ये सारी चीजें करी। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, मांगा जा रहा है उससे तो, या फिर वो एविडेंस नहीं दे रहा है, तो इन सारे केसेस में उसको जो है इतनी इम्प्रेसमेंट दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट एंड योर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही एक्ट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि एज आई हैव टोल्ड यू कि स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है ईपीएफओ का क्रैश कोर्स। यहाँ पे जल्दी से अपने आप को एनरोल करके अपने सिलेबस को कंप्रिहेंसिव तरीके से कवर अप करें। नाउ फॉर टेकिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स इन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको करना क्या है, श्री लाइफ का कोड अप्लाई करना है, एंड आई वुड लाइक टू शो यू कि कैसे आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएं, इसकी वेबसाइट पे जाएं एंड यू कैन सी हियर दैट यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स है। क्लिक हियर। अब जैसे ही आप इस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, जो कोर्स आपको 6499 का दिख रहा है वो आप खरीद सकते हैं सिर्फ 3,999 रुपए में। कैसे? श्री लाइफ का कोड लगा के। तो आपको यहाँ पे प्रोमो कोड लगाना है श्री लाइफ, SHRILIVE। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू कैन सी that you can get this course in just rupees 3,999 by using the code SHRILIFE। आपको मिलेगा maximum discount। So if you want to enroll in this particular course, I would say don't waste your time, don't miss this opportunity and grab it as soon as possible because अब बहुत कम दिन बचे हैं और आपको अपने पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करना है। तो just use the code SHRILIFE for the maximum discount। Thank you। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।